ठीक है। Uh, Good afternoon, everyone. My name is Atul, working as a lecturer for Computer Department in Government Polytechnic सिकंदरा कानपुर देहात। मेरा नाम अतुल राज है। मैं प्रवक्ता कंप्यूटर हूं। राजकीय पॉलिटेक्निक सिकंदरा कानपुर देहात में कार्यरत हूं। आज मैं आप सभी को यहाँ पे आईआरडीटी के माध्यम से मैं मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस टॉपिक को पढ़ाना चाहता हूं। मैं आईआरडीटी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे कि रीग्रेशन क्या होता है। रीग्रेशन बेसिकली मेथड ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर वैल्यूज विच नेवर अकर्ड। इसका मतलब रीग्रेशन वो चीज है जिससे हम फ्यूचर में आने वाली वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन आर एग्जिस्टिंग डेटा सेट। अब वो फ्यूचर में वैल्यूज क्या हो सकती हैं? फ्यूचर में जैसे कोई मार्केट है, कोई फ्यूचर में हमें देखना है कि किस हिसाब से प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो वो देखने के लिए हमें क्या है, हमें प्राइस हमें प्रिडिक्ट करना है। हमें फ्यूचर में किस तरीके से सैलरी बढ़ रही है वो देखना है, या जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उस तरीके से टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा वो देखना है, या बच्चे कितने घंटे पढ़ रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग कैसे मार्क्स बढ़ रहे हैं, या क्या उनका मैनेजमेंट है वो हमें देखना है। तो उसके लिए हम रीग्रेशन पढ़ते हैं। रीग्रेशन बेसिकली किसका पार्ट होता है? सुपरवाइज लर्निंग का होता है। एक बात और बताना चाहता हूं कि इस लेक्चर से पहले भी मैंने एक लेक्चर लिया था जो कि सेम टॉपिक से था। आप लोग वो भी सेम इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो रीग्रेशन रीग्रेशन बेसिकली क्या था? सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट था जिससे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या वैल्यू अकर करेगी बेस्ड ऑन करंट एग्जिस्टिंग डेटा। रीग्रेशन की अगर बात करें तो रीग्रेशन में बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग तीन तरीके की एल्गोरिदम पढ़ेंगे। पहला लीनियर रेग्रेशन, दूसरा मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन और तीसरा पॉलिनोमियल रेग्रेशन। अब आप यहां पे देख सकते हैं मैंने तीन इक्वेशन लिखी हैं। तीन तरीके के रिग्रेशन की इक्वेशन है। क्या क्या इक्वेशन है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन के y इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन प्लस एक्स वन। अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो आप इधर देखिए। लीनियर रिग्रेशन क्या देखना है हमें? लीनियर रिग्रेशन। देखते हैं लीनियर रिग्रेशन की मैंने क्या इक्वेशन बताई है। जैसे अभी जस्ट अभी मैंने आपको दिखाया था स्लाइड पे, क्या थी? y इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, आपने ये इक्वेशन कहीं पहले देखी होगी। याद करिए आप लोग। ये इक्वेशन बेसिकली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी? स्ट्रेट लाइन। आपने इसको कैसे पढ़ा है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद आया? तो ये क्या है? ये एक इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? लीनियर रिग्रेशन की है। इससे हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे? फ्यूचर वैल्यूज प्रिडिक्ट करेंगे। कैसे प्रिडिक्ट करेंगे अब हम इस पे बात करेंगे। तो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? जैसे मान लीजिए ये एक टू डायमेंशनल वैल्यूज है।
यहां पे हम मान ले रहे हैं मार्क्स। हमें क्या निकालना है, प्रेडिक्ट करना है कि मार्क्स क्या आएंगे। और यहाँ पे कितने घंटे कोई बच्चा पढ़ाई करता है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज मान लीजिए दी हुई है जो हमें एग्जिस्ट करती हैं कि कितने घंटे पढ़ने पे क्या मार्क्स आ रहे हैं। ये कुछ एग्जाम्पल वैल्यूज हैं, मान लेते हैं। तो इसकी जो लीनियर रिग्रेशन की हम इक्वेशन फाइंड करेंगे कि हमारी नेक्स्ट फ्यूचर वैल्यू कहाँ पे आएगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लीनियर रिग्रेशन की ये वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये लाइन कैसी है, इसी को बोलते हैं हम क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी लाइन है लीनियर रिग्रेशन की, y इक्वल टू बी नॉट प्लस b1 x। ठीक है, इसमें y को क्या बोलेंगे हम, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो हमारा x है, इसको क्या बोलेंगे, x को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, अब ये लाइन जो मैंने ऐसे सीधे सीधे खींच दी है, ये लाइन एक्चुअली में ड्रॉ कैसे हो रही है, सबसे बड़ी चीज तो यही आइडेंटिफाई करना है। लाइन तो बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे मान लेते हैं एक लाइन ये भी हो सकती है, एक लाइन बात करें तो ये भी हो सकती है। तो इसमें से करेक्ट लाइन कौन सी है, ये हमें कैसे आइडेंटिफाई करनी है, एक्चुअल लाइन क्या होगी, जिससे हम यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू जो है हमारी, फ्यूचर वैल्यू कोई भी मान लीजिए फ्यूचर वैल्यू जो आने वाली है, इसको अगर प्रिडिक्ट करना है कि क्या मार्क्स आएंगे, कितने स्टडी करने पे क्या मार्क्स आएंगे, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये हमें इस लेक्चर में सीखना है। कोडिंग के थ्रू चाहे सीख, चाहे आप अभी जो मैं मैथमेटिक्स इसकी बताऊंगा आप उसके थ्रू सीख रहे हैं। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड की तरफ वापस ले जाऊंगा, तो अब आप लोग स्लाइड ओपन करें। ठीक है, देखिए, तो हमने लीनियर रिग्रेशन में हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया लीनियर रिग्रेशन की क्या इक्वेशन होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। और अब देखिए, लीनियर रिग्रेशन में जैसे कि मैंने बात की थी, हमें क्या प्रिडिक्ट करना है कि भाई कुछ एग्जिस्टिंग डेटा है और हमें कुछ डेटा फाइंड आउट करना है कि फ्यूचर में क्या आएगा। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था, हमारे पास एक डेटा है जिसमें 2 घंटे अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 40 मार्क्स आ रहे हैं। 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो 50 आ रहे हैं। 6 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो 65 आ रहे हैं। 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो 80 मार्क्स आ रहे हैं। तो इसी को हमें प्रिडिक्ट करना है और हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है।
तो जब हमने इसको प्रिडिक्ट किया तो हमारे पास कैसे इक्वेशन निकली, y इक्वल टू 5x+30। ये कैसे आई और क्या आई? अब 7 घंटे अगर कोई इंसान पढ़ रहा है तो x की जगह हम 7 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 5 × 7 कितना हुआ? 35 प्लस 30 कितना आया? 65। तो 7 आवर्स पढ़ाई करने पे 65 आए। 8 आवर्स का, 9 आवर्स का इसी तरह आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? एक तरीका हो गया जिसके थ्रू हम लीनियर रिग्रेशन के थ्रू हम प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर वैल्यूज। अब देखिए ये y इक्वल टू 5x+30 जो उस समय इक्वेशन से भी हम बताने की कोशिश कर रहे थे, ये आया कहां से? ये सबसे बड़ी समस्या है कि y इक्वल टू 5x+30 आया कैसे? तो कैसे आया देखिए, इसको हम कोडिंग के थ्रू देखेंगे। कैसे देखेंगे? कोडिंग के थ्रू। चलिए आइए कोडिंग पे चलते हैं अब। लास्ट क्लास में मैंने आपको गूगल कोलैबोरेटरी के बारे में बताया था, ठीक है? आज हम उसी गूगल कोलैबोरेटरी को ओपन किया है। यहाँ पे सारे जितनी कोडिंग होती है ये पाइथन के थ्रू होती है। इसको एक बार फिर से रिव्यू भी कर लेते हैं कि कैसे हो रहा है, ठीक है? आप लोग को गूगल पे जाना है, कोलैब सर्च करना है, ठीक है? इस पे जाएंगे तो आपको न्यू नोटबुक में जाएंगे, आपको गूगल कोलैबोरेटरी ओपन हो जाएगी, ठीक। अब देखिए, लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था, अब इस क्लास में भी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, तो ये देखिए। तो हमें पाइथन की कुछ हमें लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी। कौन कौन सी लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट करी है? हमने नमपाई इंपोर्ट किया। नमपाई किस लिए इंपोर्ट होता है? नमपाई इसलिए हम इंपोर्ट करते हैं ताकि हम एरे कैलकुलेशन कर पाए, ठीक है? जितनी भी एरे बेस्ड कैलकुलेशन होती है उसको करने के लिए, जैसे सी में अगर हम क्या इंपोर्ट करते थे, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच करते थे। स्टूडियो डॉट एच क्यों करते थे? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल के लिए। तो उसी तरह पाइथन में जब हमें एरे पे काम करना होता है, इजी वे में अगर एरे पे काम करना है, तो हमें कौन सी लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है? नमपाई की जरूरत पड़ती है। उसी तरह दूसरी जो लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट करी है उसका क्या नाम है? मैट प्लॉट लिब, पाई प्लॉट एज पीएल। इसका क्या मतलब है कि हमने जो मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी है इसको भी इंपोर्ट करी है। इसके थ्रू हमें जो ग्राफ्स होते हैं वो बनाने में हेल्प मिलती है। उसके बाद तीसरा है फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। इससे क्या किया हमने? लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको हमने इंपोर्ट करा लिया अपने कोड में, जिससे हमें लीनियर रिग्रेशन का पूरा पूरा मॉडल नहीं बनाना पड़ेगा, हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब आप इस वाली लाइन पे फोकस करिए। ये मान लेते हैं कि कुछ लोग हैं जो 1 घंटा पढ़ते हैं तो उनके 20 मार्क्स आते हैं, 2 घंटा पढ़ते हैं तो 40 आते हैं, और 3 घंटे पढ़ते हैं तो उनके 50 मार्क्स आते हैं, ठीक है? फिर हमने क्या किया? हमने अब मॉडल बनाया। किसका? लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना हुआ था, उसको उसको हमने किस में कॉल कर लिया? मॉडल में कॉल कर लिया। मॉडल नाम का उसका वेरिएबल बना दिया। लीनियर रिग्रेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया मॉडल। इसमें हमने क्या किया? हमने मॉडल जो ऑब्जेक्ट था उसका फिट फंक्शन कॉल करके उसमें एक्स और वाई को हमने पास कर दिया। जैसे ही ऐसा करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? लीनियर रिग्रेशन से हमें सी और एम की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब हमें y इंटरसेप्ट कहां पे हो रहा है और m क्या स्लोप आ रहा है ये हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है? देखते हैं, इसको हम थोड़ा बोर्ड पे पहले समझेंगे, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। आइए देखिए।
क्या क्या एरे में वैल्यू थी? 1, 2 एंड 3। 1 घंटा पढ़ने पे क्या हो रहा है, 2 घंटा पढ़ने पे क्या हो रहा है, और 3 घंटा पढ़ने पे क्या हो रहा है? तो 1 घंटा पढ़ने पे 20 मार्क्स आ रहे हैं, ट्वेंटी। 3 आवर्स पढ़ने पे आ रहा है 50। तो हमें ये जो वैल्यूज हैं इसके थ्रू हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं? जो हमारा ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमने लिखा था, तो c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। यहां पे आएगा हमारा कहीं, ठीक है। y है इसका स्लोप, ये जो है कितना स्लोप है ये हमें कौन देगा? ये हमें देगा m। ठीक। अब जो हमारा कोड था, आप अब वो देखिए, मैं दिखा रहा हूँ कोड अपना। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो हमें 3 चीजें क्या हमें फाइंड करनी होती हैं। सबसे पहले हमें स्लोप फाइंड करना है और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो ये हमारा किससे, लीनियर रिग्रेशन मॉडल से हमें ये चीज पता चल जाएगा। तो हमने वाई इंटरसेप्ट को प्रिंट कराएंगे और उसके बाद कितने देर पढ़ने पे क्या रिजल्ट आता है ये हम देखेंगे। तो कोड को ठीक। तो हम इस कोड को अब एग्जीक्यूट कराएंगे। सबसे पहले कनेक्ट कर लें। ठीक है, देखते हैं क्या। ये हमारा कोड, ये जो गोल गोल घूम रहा है, इससे एग्जीक्यूट हो। तो इससे हमें क्या पता चल गया, वाई इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू हमारी आ गई। वाई इंटरसेप्ट आ गया 6 और स्लोप की वैल्यू आई 14। अब इससे इसको हम अपनी वाली इक्वेशन में किसमें रख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y की वैल्यू हमें निकालनी है, m की वैल्यू कितनी है इसके हिसाब से, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 14.999 अराउंड 15, और प्लस c की वैल्यू कितनी है, 6.66666। ठीक, क्लियर। अब इसी का अगर हम लोग अगर देखें, विजुअली देखें, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, ये देखिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कौन सी लाइब्रेरी चाहिए इसके लिए, इंपोर्ट प्लॉट मैटलिब पाई प्लॉट। ठीक, प्लॉट करने के लिए हमें कुछ लेबलिंग देनी है कि एक्चुअल डेटा क्या है। रेड कलर से हमने डॉट्स को, जो हमारा एक्चुअल डेटा है वो रेड कलर में आ रहा है। उसके बाद हमने ब्लू कलर से जो हमारी रिग्रेशन लाइन जो बन रही है वो हमने ब्लू से ड्रॉ करी है। और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए, तो अगर इसको ड्रॉ करें तो क्या आएगा रिजल्ट, ये आता है। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई भी बच्चा है वो 1 घंटे पढ़ रहा है तो उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेट एक लाइन हमें मिल जाएगी। एक लीनियर रिग्रेशन का हम और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सैलरी प्रोटेक्शन का। चलिए हम आपको एक
डेटा सेट इसके लिए दिखाते हैं, डेटा सेट आपको दिखाता हूं। ये कुछ लोगों का ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और उसके बेस्ड की सैलरी। अगर किसी का 1.1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी कितनी है? 39,343। ये मैंने एक सिंपल डेटा सेट, आपका बहुत सिंपल सा डेटा सेट बना रखा है। अच्छा, इसमें देखिएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? सैलरी होगी। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जिसका जितना ज्यादा होगा उसकी सैलरी उतनी ज्यादा होगी। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है। जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जब हमने बात की थी तो उसमें क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल था y और x था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं ब्लैक बोर्ड पे। ठीक, यहां पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ये क्या कहलाता है? ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। जो एक्स एक्सेस पे हम रखते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये सब लोग याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल होता है जो हमें पहले से पता होता है। जो हम इनपुट में देते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? जिसकी वैल्यू हमें फ्यूचर में आइडेंटिफाई करनी हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो अच्छा, ये सब हम कर क्यों रहे हैं? बेसिकली क्यों कर रहे हैं? इसकी जरूरत ही क्या है? क्यों इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल निकालना क्यों है? इसकी एप्लीकेशन क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। बेसिकली इसकी एप्लीकेशन क्या होती है कि जैसे आप मान लीजिए कोई कंपनी स्टार्ट करते हो और आपको एक आइडिया चाहिए कि इतने साल का एक्सपीरियंस है किसी एम्प्लॉय के पास, तो उसको कितनी सैलरी देनी है। 2 साल के एम्प्लॉय है तो उसको कितनी सैलरी देनी है। 4 साल का एम्प्लॉय है जिसके पास एक्सपीरियंस, उसको कितनी सैलरी देनी है। जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है उसको कितनी सैलरी देनी है। अगर आप भी फ्यूचर में कोई ना कोई कंपनी खोलोगे तो आपको एक आइडिया चाहिए होगी कि क्या सैलरी चाहिए। तो वो सैलरी चाहिए निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? सेम तरीका जो मैंने बताया था। क्या तरीका बताया था? हमें लीनियर रिग्रेशन के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मान लीजिए ये है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5, 6। तो अगर आपने जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके थ्रू, अगर आपने जो एग्जिस्टिंग डेटा है अगर उसके थ्रू आपने ये वाली लाइन आइडेंटिफाई कर ली, तो फ्यूचर में आप कोई भी कितने भी साल का, मान लीजिए 13.5 ईयर के एक्सपीरियंस में आपको सैलरी पता करनी है तो आप इधर जाएंगे ऐसे और फिर यहां से देख लेंगे क्या सैलरी है। ठीक है, ये तरीका होता है हमारा किसका? लीनियर रिग्रेशन के थ्रू हमें
इंडिपेंडेंट जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी हमें वैल्यू आइडेंटिफाई करने में अभी। और जो हम डेटा हम करने जा रहे हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक डेटा दिखाया था जिसमें हमें क्या दिया हुआ था, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दिया था और दूसरा क्या दिया हुआ था, सैलरी दी हुई थी। तो आइए समझते हैं उसको हम कोडिंग के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अभी तो हमने मैथमेटिकली देखा, क्या देखा था, अच्छा लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या था, y इंटरसेप्ट था, m था आपका स्लोप था, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एक चीज और, इसको और भी दूसरे तरीके से मैंने इसको कैसे बताया था अभी आपको, y इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स। तो चाहे आप इस x को या इस x की बात कर रहे हैं, ये दोनों क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। और m और x क्या बी नॉट या बी वन की बात करें तो ये क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कैसे होते हैं, ये सारे लीनियर हैं, मतलब इनकी कोई भी पावर नहीं है, ठीक है। अभी हम इसको कोडिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखते हैं किस तरीके से ये इंप्लीमेंट होता है। ठीक, ये देखिए क्या है, ये ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी का डेटा है। अब ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अगर हमें दिया हुआ है और सैलरी दी हुई है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या फ्यूचर सैलरी हो सकती है। तो इसको प्रेडिक्ट करने के लिए हमको कोडिंग करनी पड़ेगी। अब हम कोडिंग देखेंगे इसकी। ठीक, तो हमने क्या सीखा था कि अगर हमें कोई भी, हमें लीनियर रिग्रेशन का अगर कोई भी प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी। वो लाइब्रेरी कौन कौन सी है, मेजर लाइब्रेरीज की बात करें, सबसे पहले नमपाई, फिर मैटप्लॉटलिब, फिर पांडास। पांडास क्यों करते हैं, पांडास लाइब्रेरी होती है डेटा मैनिपुलेशन के लिए, या डेटा में कुछ हमें प्रोसेसिंग करनी है, डेटा बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको रन करा दिया, हमारी सारी क्या हुआ, लाइब्रेरीज जो है वो इंपोर्ट हो गई, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या है, जो हमने अभी डेटा सेट देखा है उसको हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या कोड लिखेंगे, फॉर गूगल कोलैब इंपोर्ट फाइल। इससे क्या होगा, जैसे ही ये रन कराएंगे ये हमें फाइल मांगेगा। तो हम जाएंगे जहां पे हमारा डेटा सेट पड़ा हुआ है, वहां से हम अपने डेटा को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा सैलरी डेटा इंपोर्ट हो गया, देखिए 100% डन, डेटा सेट इंपोर्ट हो गया। तो जैसे ही डेटा सेट इंपोर्ट होगा उसको हमें एक डेटा वेरिएबल में हमें उसको लेना पड़ेगा। तो हमने डेटा सेट डॉट पी डी डॉट रीड CSV। पीडी देखिए क्या है, पीडी किसका किसका था ऑब्जेक्ट, पांडास का था। तो जब भी हमें डेटा को इंपोर्ट कराना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पांडा की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने पांडा को इंपोर्ट कराया था, इसको रन कराया। तो देखिए यहां पे इसको रन कराते ही क्या हुआ, हमारा पूरा डेटा हमारा क्या हुआ, इंपोर्ट हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा फ्रेगमेंट्स में अगर हम समझना चाहें तो इसको हम थोड़ा सा तोड़ के समझते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर प्रिंट डेटा सेट कर दे, तो जो अगर जैसे ही हमने प्रिंट डेटा सेट किया तो जितना हमने इंपोर्ट किया था वो सारा हमें डेटा दिखने लगा। किसमें हमने इंपोर्ट किया है, किसमें इंपोर्ट किया, कौन से वेरिएबल में, डेटा सेट वाले वेरिएबल में हमने पूरा डेटा इंपोर्ट किया। इसके बाद हमने क्या किया, हमें एक ट्रेनिंग डेटा बनाना, अब हमें डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग करना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग करना पड़ेगा। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सैलरी की वैल्यू निकालनी है, तो हमने उसको y में निकाला है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, मतलब ईयर ऑफ एक्सपीरियंस,
तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए हमने इसको x में निकाला है। अब देखिए, अब x में अब हमने ऐसे क्यों लिखा, डेटा सेट ILOC, उसके बाद कोलन, फिर कोलन -1 वैल्यूज। अच्छा, इसका क्या काम है, ये क्या कर रहा है भाई, ये वाली लाइन क्या कर रही है, कोई बताएगा? ऑफ कर दिया, कर सकते हो, किसी को अगर पूछना है तो पूछ सकता है, या मुझे इसका आंसर दे सकता है कि ये जो मैंने लिखा है, ये तो पाइथन का कोड है, आप लोग ने पाइथन में पढ़ा भी होगा, जितने थर्ड ईयर के बच्चे हैं, ये वाली लाइन क्या कर रही है। सिंपल, चलिए मैं बता देता हूं आपको। ये वाली लाइन ये बता रही है कि ऑल रोज, सेलेक्ट ऑल रोज, जो कोलन के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका क्या मतलब है, सेलेक्ट ऑल रोज, जितनी भी रोज है हमने सबको सेलेक्ट करनी है। और फिर क्या करना है, कॉलम्स में कहां से कहां तक सेलेक्ट हो, सारी, शुरुआत में जितनी भी कॉलम हो टिल -1, मतलब लास्ट वाली कॉलम को छोड़ते हुए हमें सारी कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। तो इसमें लास्ट वाली कॉलम कौन सी है, सैलरी है, तो सैलरी वाले कॉलम को छोड़ के बाकी सब हमें किस में चला जाएगा, एक्स वेरिएबल में। फिर दूसरा वाला वाई वेरिएबल जो हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें क्या हो रहा है, डेटा सेट डॉट ILOC, कोलन का मतलब ऑल रोज, मतलब जितनी भी रोज हैं ये सारी रोज किस में जा रही है, वाई में जा रही है। लेकिन कौन सी रोज, कौन सी कॉलम जा रही है, -1 वाली खाली कॉलम जा रही है। इसमें देखिए मैंने कोलन नहीं लिखा है, ऊपर वाले में कोलन लिखा था, नीचे में कोलन नहीं लिखा है, मतलब इसमें रेंज की बात है कि फर्स्ट से लेके लास्ट वाला छोड़ते हुए सब। और इसका -1 का मतलब क्या है, सिर्फ लास्ट वाला, सिर्फ लास्ट वाली कॉलम। तो अगर हम इसको, अगर y को हम प्रिंट कराएं तो देखिए क्या आएगा, y को प्रिंट कराएंगे तो सिर्फ हमारे पास सैलरी वाला डेटा आएगा। प्रिंट y किया, देखिए ये सैलरी वाला डेटा आ गया। सैलरी कितनी थी, हम आपको एक्सेल में दिखाते हैं और यहां से कंपेयर करते हैं। एक्सेल कहां गई हमारी, ये थी, ये देखिए कितनी थी पहली सैलरी, 39,343, 39,343, 40,000, इसी तरीके से आ रही है। ये सारी सैलरीज हैं और ये सारी सैलरीज का आउटपुट आ रहा है। मतलब इसका क्या था कि ये सिर्फ लास्ट वाली जो हमारी कॉलम थी उसका आंसर दे रहा है। अच्छा, अब एक्स को अगर हम प्रिंट कराएं तो क्या होगा, देखिए एक्स में क्या आया, लास्ट वाली कॉलम को छोड़ते हुए, मतलब सैलरी वाली कॉलम को छोड़ते हुए उससे पहले जितनी भी कॉलम होंगी वो सारा आ सकता है। इसमें हम सिंपल, ये भी इसमें हम -1 क्यों लिखे थे भाई, इसमें इतना सब लिखने की क्या, इससे आपको फ्यूचर में जब हम मल्टी रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। जब हमारे क्या होगा, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, जब वो एक से ज्यादा होंगे तब हमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो मैंने एक जनरलाइज कोड लिखा है ताकि आपको, अगर ये कोड अगर आपके पास रहेगा, इसको समझते हुए आप अपनी कोडिंग 2 मिनट में कर सकते हैं। इसलिए मैंने बहुत चीजें जनरलाइज करके रखी हैं ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोडिंग करने में बहुत आसानी मिले। तो ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है, तो ये आपको, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। डेटा सेट में क्या आ रहा है, पूरा जो हमारी ये वाली फाइल थी, ये वाली जो फाइल आप देख रहे हैं, ये पूरी डेटा सेट वेरिएबल में चली गई। एक्स में क्या चला गया, एक्स में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चला गया, और वाई में हमारा क्या चला गया, डिपेंडेंट वेरिएबल चला गया। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमें इस वाले कोड की जरूरत नहीं है तो हम हटा दें। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके बाद फ्रॉम स्काई एस के लर्न मॉडल सिलेक्शन ट्रेन स्प्लिट डेटा। अच्छा, इस वाली लाइन में क्या हो रहा है
देखिए चार वेरिएबल हमें मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है? एक एक्स ट्रेन मिल रहा है, एक एक्स टेस्ट मिल रहा है, एक वाई ट्रेन मिल रहा है, एक वाई टेस्ट मिल रहा है। बेसिकली ये डेटा कर क्या रहा है? जो हमारा एक्स वेरिएबल है, मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? ट्रेनिंग सेट। दूसरा पार्ट क्या बन जाएगा? टेस्टिंग सेट। उस पे हम टेस्ट करेंगे कि जो हमने आउटपुट निकाला है, क्या हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें देखिए कितने हैं डेटा। इसमें कितना डेटा है? कितने हैं? 30, अराउंड 30 है। तो 30 को अगर हम क्या करें, 30 का 0.25 निकालें, मतलब 40%। हाँ, 30 का 40% अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1/4 से, तो करीब अराउंड हमारे पास 7 डेटा, मतलब नीचे से ये आप मान लीजिए कुछ 6 7। हाँ, इतना डेटा हमने क्या किया, इसको हमने कर दिया, इसको क्या बोल दिया, ये हमारा टेस्टिंग डेटा होगा। इस पे हम टेस्ट करेंगे। और हमारा ट्रेनिंग डेटा क्या होगा? ट्रेनिंग मतलब जो हमारी इक्वेशन जिससे हम क्रिएट करेंगे, कौन सी इक्वेशन? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वो हम इस डेटा का यूज करके हम क्या करेंगे? हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली बनाना होता तो थोड़ा डिफिकल्ट होता, इसीलिए हमें कोडिंग की जरूरत पड़ती है ताकि हमारी चीजें आसान हो। अब देखते हैं हमारे पास ट्रेनिंग डेटा में क्या आया है और टेस्टिंग डेटा में क्या आया है। देखिए, इसको रन कराते हैं। यहाँ पे भी हम एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं। हमने अपने डेटा को किसमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हम अगर प्रिंट कराएं यहाँ पे, प्रिंट एक्सट्रीम किया, ये देखिए एक्सट्रीम प्रिंट करने पे क्या हो रहा है? हमारा जो डेटा है वो पूरा नहीं शो हो रहा है। कहां से कहां तक शो हो रहा है? देखिए, फाइव, इसने रेंडमली कुछ वैल्यू सेलेक्ट करी है। देखिए कितनी वैल्यू सेलेक्ट करी। काउंट करिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, अराउंड 22 वैल्यू सेलेक्ट करी। ठीक है। और अगर हम, जो हमारा टोटल ये डेटा कितना था? 30 था। तो 30 का अगर हम 3/4 करेंगे, 30 × 3 डिवाइडेड बाई 4, देखिए 22 आता है। तो उसने क्या किया? 22 जो हमारा था, 22 वैल्यूज ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को उसने क्या किया? किसमें रख दिया? उसने रख दिया किसमें? ट्रेनिंग सेट में। ठीक है, जैसा मैंने पहले भी ड्रॉ किया था। ठीक है, कुछ 22 रैंडम वैल्यूज इसमें से इसने रैंडमली उठाए। ठीक है। उसी तरह वाई ट्रेन भी अगर हम करेंगे, यहां पे कर दिया वाई, वाई ट्रेन को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो इसमें करीब 22 सैलरीज आएंगी। प्रिंट करा के देख लेते हैं। 22, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 to 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 जो सैलरीज हैं, नंबर ऑफ सैलरीज इसने किसमें डाल दिया? ट्रेनिंग सेट में। उसके बाद टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में सिमिलरली 30 में से आप कितनी है वैल्यूज? हाँ, 30 में से आप 22 का रैंक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो करीब अराउंड 8 वैल्यूज होंगी किसमें?
आपके टेस्टिंग। टेस्ट में देख लेते हैं कितनी वैल्यूज आई है। देखिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि हमें हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल रहेगा उसको हमें जब हम मॉडल क्रिएट करते हैं तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक बड़ा सेट होता है अराउंड 75%, 80%, डिपेंड करता है कि हमारा डेटा सेट कितना बड़ा है। जो बड़ा वाला डेटा सेट होता है, जो बड़ा पार्ट होता है, उसको हम किस में डाल देते हैं, ट्रेनिंग करने के लिए। और जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको हम किस में डाल देते हैं, टेस्टिंग के लिए रख देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, लीनियर रिग्रेशन का हमें मॉडल क्रिएट करना है। ठीक, अब वो कैसे क्रिएट होगा, सिंपल। हम क्या करेंगे, फ्रॉम sklearn लीनियर मॉडल इंपोर्ट किसको करा लेंगे, लीनियर रिग्रेशन को हम इंपोर्ट कराएंगे। इसका उसके बाद एक लीनियर रिग्रेशन जो हमारी क्लास है उसका हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, किस नाम से, रिग्रेशन नाम से। फिर रिग्रेशन में हम किसको फिट करेंगे, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। जो हमारे ट्रेनिंग डेटा होगा, जो हमने कितना ओरिजिनल डेटा का जो हमारा 75% था, उसको हमने रिग्रेशन क्लास में डाल दिया। फिर हम इसको क्या कराएंगे, रन करा देंगे। देखिए, मॉडल क्रिएट हो गया। ठीक, इसके बाद हम प्रेडिक्ट करेंगे कि हमारी क्या वैल्यूज आ रही हैं जो हमारा टेस्टिंग सेट था। अब वाई टेस्ट क्या था, यहां से एक बार वाई टेस्ट को आप देख लीजिए क्या होता है। वाई टेस्ट में क्या क्या डेटा है, प्रिंट वाई टेस्ट, इसको हम रन कराएंगे। देखिए, मतलब वाई टेस्ट, ये मतलब 1.5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे हमारा कितनी सैलरी आनी चाहिए, 10.3 एक्सपीरियंस पे कितनी आनी चाहिए, 4.1 पे, इन इन वैल्यूज पे हमारी सैलरी क्या होनी चाहिए। इवन ये डेटा हमारे पास नोन है अभी, लेकिन हमें कंपेयर करना है कि ओरिजिनल डेटा में और इस डेटा में कितना डिफरेंस है। तो हम इसको इधर लिख भी लेते हैं, इस डेटा सेट को यहाँ पे, ताकि आपको दिखता भी रहे। तो हमारा पहला था 1.5, दूसरा 10.3, तीसरी आ रही है 4.1, 3.9, 9.5, 8.7, 9.6 और 4। ये हमारी कुछ वैल्यूज हैं जिसपे हमें निकालना है कितनी सैलरी हमारा मॉडल निकाल के दे रहा है। ठीक है, तो आइए अपने इस पे आते हैं। तो हमें मॉडल देखिए, एक्स टेस्ट में हमने कौन सी वैल्यूज डाल दी, हमने ये सारी वैल्यूज हमने किसमें डाल दी, किसमें डाल दी, रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट वाई प्रेड में, वाई प्रेड में इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग क्या सैलरी आएगी हमारा जो सिस्टम ने ट्रेन किया। चलिए आइए देखते हैं। तो क्या करते हैं, प्रिंट कितनी सैलरी आ रही है, 1.4 पे आ रही है, 41056, 123 597 65443 6 5 6 7 1 1
6093108590 और 1170316450 ठीक। अच्छा, अब ये देखिए, ये तो इसके हिसाब से आई, लेकिन हमारा मॉडल क्या बोल रहा था उसके हिसाब से कितनी थी, तो इस सैलरी को हमें सर्च करना है इसमें से, तो हम सर्च करेंगे। आप देखेंगे अराउंड आसपास ही सैलरी निकाला है। हमारे मॉडल ने कितना प्रेडिक्ट किया, 41,056, और एक्चुअल सैलरी इस इंसान की कितनी थी, जिसका 1.5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस था हमारे डेटा के हिसाब से, 37,731। जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस था उसकी सैलरी कितनी थी, 1,23,597। और जो एक्चुअल सैलरी आई है वो कितनी थी, 1,22,391। देखेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो अप्रोक्सीमेट सैलरी हमारा निकाल के दे रहा है कि कितनी सैलरी आई है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप डिफरेंस भी चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंस आप कैलकुलेट करिए। तो ऑन एन एवरेज देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा मॉडल सही काम कर रहा है। तो अगर आप फ्यूचर में आप वर्किंग, आपकी कोई कंपनी है और आपके यहाँ कुछ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस या कुछ चीजें लेके कोई आ रहा है और वो सैलरी के लिए नेगोशिएट कर रहा है, तो आपको ये पता होगा कि उसको मैक्सिमम कितनी सैलरी देनी है, और उसकी मिनिमम वो जो सैलरी डिमांड कर रहा है क्या वो सही डिमांड कर रहा है या नहीं कर रहा है। या किसी चीज का आपको, आप घर परचेज करने जा रहे हैं और आपके पास डेटा अवेलेबल है कि कितने स्क्वायर फीट का है घर, कितना पुराना है कितना नया है, तो उस इस मॉडल के थ्रू आप वो भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो आप घर देखने जा रहे हैं वो सही घर परचेज कर रहे हैं या नहीं, आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड हो रही है या ठीक रेट है। तो हमें क्या क्या है कि अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है, तो कोई हम नया डेटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि जो जो भी हम प्राइस में कोई चीज खरीद रहे हैं या किसी चीज को हम कहीं पे कर रहे हैं, या कुछ भी जहां पे हमें एक्सपेक्टेड देखना है कि हम कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए हमारा क्या है, रिग्रेशन मॉडल के थ्रू हम वो सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको एक बार ग्राफिकली भी हम देखेंगे कि ग्राफिकली कैसा दिख रहा है। तो वाई जो हमने मैट प्लॉट वाली लाइब्रेरी हमने जो इंपोर्ट की है उसके थ्रू हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं। आइए ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो ग्राफ बना है वाई, ये किस चीज का ग्राफ है, जो हमारा ट्रेनिंग का डेटा है ये इसका ग्राफ है। ठीक है। अब हम टेस्टिंग का डेटा हम देखते हैं कितना सही बना है। ये देखिए अभी आएगा रिजल्ट, ये आ गया। तो ये हमारा टेस्टिंग का डेटा है। और ठीक है, तो ये हमारी किसकी क्या हो गया, ये हमने अभी समझा हमारा लीनियर रिग्रेशन किस तरीके से मॉडल बनता है, किस तरीके से लाइन बनती है, और किस तरीके से हम डेटा को फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है। ये जो हमारे रेड डॉट है ये क्या है, ये हमारी एक्चुअल सैलरी है।
और ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है, ये हमारा जो हमने मॉडल बनाया है उसके हिसाब से क्या सैलरी आ रही है। इतने में किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है लीनियर रिग्रेशन में, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। किसी को पूछना हो तो वो अपना माइक ऑफ करे और उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 मिनट के लिए मैं अभी पॉज ले रहा हूं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। ठीक है, किसी को नहीं पूछना है तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हमें अगली चीजें क्या है हमारा आज के टॉपिक में और हमें क्या पढ़ना है थोड़ा देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, लीनियर रिग्रेशन पढ़ लिया। हमारा अगला टॉपिक है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज होता है, क्या है, ये अब हम समझेंगे। देखिए, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, थोड़ा सा बोर्ड ऐसे ही समझ लेते हैं। क्या मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट्स द आउटपुट। इसका क्या मतलब हुआ कि अभी जो हमने समझा था, आएंगे थोड़ा सा वीडियो पे आते हैं। ठीक, अब हमारा टॉपिक क्या है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन से पहले जो अभी तक पढ़ रहे थे वो था सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन की अगर हम बात करें, सिंपल वर्सेस मल्टीपल, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो सिंपल रिग्रेशन होता है इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरी बात करेंगे हम इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो चीजों की हम बात कर रहे हैं। किसकी किसकी, एक हम बात कर रहे हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में,
कंपेयर कर रहे हैं हम सिंपल और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। हमने जो पढ़ा है सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, उसमें क्या था कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कितने थे, एक था। कितना था? केवल एक था। इंडिपेंडेंट भी कितने थे, एक था। क्या था? हम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे थे, हम प्रिडिक्ट ये कर रहे थे कि क्या सैलरी होगी। 4 साल का एक्सपीरियंस है तो कितनी सैलरी होगी, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो कितनी सैलरी होगी। लेकिन जब हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात करेंगे, तब हमें क्या प्रिडिक्ट करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, एक से ज्यादा है। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मल्टीपल लीनियर, एक से मोर देन वन। मोर देन वन। अच्छा, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे? हमेशा देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि जिस चीज की वैल्यू हमें फ्यूचर में प्रिडिक्ट करनी हो, तो वो कितने होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, एक। इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कितना होगा, एक होगा। यहां तक अगर समझ में आया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे पहले जो हम ग्राफ ड्रॉ करते थे वो इजिली 2 डायमेंशन में ड्रॉ हो जाता था। क्यों हो जाता था? इधर हम क्या कर देते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर देते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सिस पे हम क्या रख देते थे, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट। अभी क्या है, अब हमें अगर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे जाना है तो हमारा जो ग्राफ होगा, जो हमें अंडरस्टैंड करना होगा, वो क्या करना पड़ेगा, मल्टी डायमेंशन में हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की जो बात थी उसको अगर समझते हैं थोड़ा हम एक एग्जांपल से, तो कैसे समझा जाए इसको, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मल्टीपल लीनियर इक्वेशन की क्या इक्वेशन होगी, y इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स टू प्लस बी एन एक्स एन। इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार और हमें ब्लैक बोर्ड पे जाना पड़ेगा समझने के लिए। देखिए, जैसे हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन की जब हमने बात पढ़ी थी, सिंपल की इक्वेशन क्या थी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स। ठीक, क्या इक्वेशन थी, y इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स, या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब अगर मल्टीपल की बात करें, मल्टीपल में, अच्छा ये y क्या था, y हमने क्या पढ़ा था, y क्या था हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल था। और x क्या था, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, अब अगर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, यही इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू
बी नॉट प्लस B1 X1 प्लस B2 X2 प्लस डैश डैश, जितने भी हमारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। अब अगर यहां बात करें तो क्या है, अभी भी y क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और हमारा x1 x2 x3 और xn ये सारे क्या हैं हमारे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जैसे अभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था आप लोगों के लिए कि अगर हमें कोई घर है, घर का हमें प्राइस निकालना है और हमें ये देखना है कि घर में मान लो 4 कमरे हैं, घर 1,000 स्क्वायर फीट का है, तो ये जो 4 कमरे मैं बोल रहा हूं ये क्या होगा, आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। नंबर ऑफ रूम्स को हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ रूम्स हमारे क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 हो जाएगा। दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट क्या वेरिएबल होगा, साइज, साइज ऑफ हाउस, ये क्या हो जाएगा, सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। मान लेते हैं सिटी, और भी चीजें, जितनी भी चीजें दी हैं जो हमारे पास डेटा गिवन है, वो सब क्या कहलाएगा, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, ये समझ में आ गया। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट। अगर हम घर खरीदने की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर यहां तक? और इसको अब हम लोग कोडिंग के थ्रू, पाइथन के थ्रू हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। देखिए, तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की हम बात कर रहे थे, हम एक एग्जांपल की बात कर रहे थे। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो जो हमारा अगर हाउस की प्राइस हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एरिया, रूम और एज क्या हो जाएंगे हमारे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए कैसे इक्वेशन बन रही है। प्राइस इक्वल टू क्या बन रहा है, प्राइस इक्वल टू 5,000 प्लस 3,000 एरिया प्लस 20,000 रूम प्लस ये जो हमारा 5,000, 3,000 और ये 20,000 और 10,000, ये क्या है, ये हमारे कोफिशिएंट हैं। किसके, जो हमने आइडेंटिफाई करेंगे जब हम मॉडल बनाते टाइम, हम इन्हीं कोफिशिएंट को हमें आइडेंटिफाई करना होता है हमारे मॉडल के थ्रू। इन कोफिशिएंट को अगर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसके बाद हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके साथ हम वैल्यू जब मर्ज करते हैं तो हमारा फ्यूचर वैल्यू हमें आइडेंटिफाई हो जाता है। अब जैसे जो इक्वेशन हमारी दी हुई है, प्राइस इक्वल टू 50,000 प्लस 3,000 एरिया प्लस 2 लाख इंटू रूम्स माइनस 1,000 इंटू एज ऑफ हाउस। तो अगर ये इक्वेशन हमारे मॉडल ने अगर आइडेंटिफाई कर ली है, तो अगर हमें कोई नया घर परचेज करने जा रहे हैं जिसका एरिया है 1,000 स्क्वायर फीट, रूम्स है, नंबर ऑफ रूम है 3, एज अगर 5 ईयर है, तो हमारा प्रिडिक्टेड प्राइस क्या होगा, 36 लाख के अराउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 36 लाख, अब जब आप, अगर आपको हाउस परचेज करना है और ये सारी चीजें आपको पता है, तो सिंपली आप जब नेगोशिएट करने जाओगे किसी सेलर से, तो आप कह सकते हो कि भाई नहीं 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 नहीं, हम तो 36 लाख ही देंगे या 37 लाख देंगे या 34 लाख देंगे। कोई भी हो सकता है, तो वो हो सकता है कि आपको कुछ बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, बोले कि इसका प्राइस, इस हाउस का प्राइस 70 लाख है। तो जब आप इस तरीके से, आपके पास प्रीवियस डेटा है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके रखेंगे, तो क्या आ जाएगा आपको, एक्चुअल मॉडल के थ्रू आप एक्चुअल प्राइस, अप्रोक्सीमेट एक्चुअल प्राइस आप प्रिडिक्ट कर सकते हो और उसी पे नेगोशिएट भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
इसको इंप्लीमेंट करना आप सीखेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करना है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। चलिए, अच्छा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का आपको डेटा दिखाना है। पहले एक बार डेटा देख लीजिए क्या है हमारे पास। ये कुछ कंपनीज हैं जो आपको डेटा में दिख रही हैं, कुछ कंपनीज हैं। मान लेते हैं जो कंपनी का नाम टू है ना। तो सेकंड जो कंपनी फर्स्ट कंपनी जो है, वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करती है अराउंड 1,65,349 रुपीज, और एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च कर रही है 1,36,897। मार्केटिंग पे स्पेंड कर रही है 4,71,784। और कंपनी किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में। तो उसका प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है? अराउंड 1,92,261। तो ये कुछ डेटा दिया है अलग अलग कंपनीज का, जो अलग अलग लोकेशन पे हैं, और मार्केटिंग पे अपना अलग अलग पैसा स्पेंड करती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे अलग पैसा स्पेंड करती हैं, और R&D में अलग पैसा स्पेंड करती हैं। तो ये कुछ मिक्स डेटा है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कितना प्रॉफिट होगा। आपको अगर ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको अपनी एक कंपनी खोलनी है, तो किस जगह कंपनी खोलने में फायदा है, या R&D पे कितना पैसा खर्च करने से फायदा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना पैसा खर्च करने से फायदा है, मार्केटिंग में कितना पैसा खर्च करना है, इन सब से हमें क्या एक पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे कितना पैसा एग्जैक्टली खर्च करना है। इसको अगर समझिए आप, ये जो हम बात कर रहे थे अभी, हमने आपको एक डेटा सेट दिखाया। हमने क्या दिखाया आपको? एक डेटा सेट दिखाया, उसमें क्या था? कुछ कंपनीज थी, उनका हमने ये देखा कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना एक्सपेंस करती हैं। ठीक है। दूसरा, वो कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्च करती है, एडमिन पे कितना खर्च कर रही है। फिर उन्हीं कंपनीज में कितना वो अपनी मार्केटिंग पे खर्च करती है। और फिर उनका वो कंपनी किस स्टेट में। मेजरली यही फैक्टर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि मेजरली यही सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे हमें लोग कहते हैं ना कि अच्छी लोकेशन पे कोई भी कंपनी खोलो। लोग कहते हैं मुंबई में खोलोगे तो मुंबई का मार्केट अच्छा है। तो मतलब क्या है? मुंबई की लोकेशन, मतलब महाराष्ट्र की लोकेशन अच्छी है। फिर आप देखते होंगे लोग मार्केटिंग पे, टीवी में कितना, एडवर्टीजमेंट पे कितना पैसा खर्च करते हैं। तो वो मार्केटिंग में आपको कितना पैसा खर्च करना है, वो कौन बताएगा? आपको यही मॉडल्स बता देंगे। आपको उसके लिए कोई बहुत बड़ी सी टीम नहीं इकट्ठी करनी है। आपको बस डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों का डेटा लाना है, अपने पास कलेक्ट करना है, और उसके हिसाब से आपको ये सारा रिजल्ट बता देगा कि आपको कितनी बढ़िया कंपनी कहाँ पे खोलनी है। ठीक है। एडमिन पे आपको, अगर मान लो एडमिन पे अगर किसी को लग रहा है कि वो अपना खर्च बढ़ा रहा है, या उसको घटाना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर कम करने हैं एडमिन से या मार्केटिंग से या आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, अगर एम्प्लॉयज की कॉस्ट कटिंग करनी है, तो किस तरीके से, किस सेक्टर से वो कम करे जिससे प्रॉफिट हमारा क्या हो? मिनिमम। मतलब प्रॉफिट हमारा ज्यादा नुकसान ना हो, लॉस हमारा मिनिमम हो, और प्रॉफिट हमारा क्या हो? हमेशा मैक्सिमम हो। इस तरीके से हमें जो हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होगा, वो हमें ये चीज बताता है कि हमारे मल्टीपल वेरिएबल्स को लेके, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेके कैसे हम अपना प्रॉफिट यानी
डिपेंडेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम कोडिंग के थ्रू ये समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का, अब हमें कोड करना है। क्या डेटा था, सबको क्लियर हो चुका है। डेटा में कितनी चीजें थी? डेटा में था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिन, मार्केटिंग और स्टेट और उनका प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें जब भी कोई भी कोड हम रन कराते हैं तो हमें कुछ चीजों की, कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत होती है। मेजर लाइब्रेरीज कौन कौन सी मैंने बताई थी? नमपाई, मैटप्लॉट किस लिए यूज हो रहा था? ताकि हम ग्राफिकली अपने जो रिजल्ट है उनको ग्राफिकली देख पाए। पांडास क्यों यूज हो रहा था? ताकि हम इंपोर्ट करना या डेटा पे जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कराएंगे। देखिए लाइब्रेरीज हमारी सिंपली इंपोर्ट हो गई। फिर हमें अपना डेटा सेट को इंपोर्ट कराना है, तो डेटा सेट को इंपोर्ट कराइए। डेटा सेट ये सिंपल का है, हमें चाहिए मल्टीपल का। तो हमने मल्टीपल ये वाला डेटा सेट हमने इंपोर्ट करा लिया। देखिए इंपोर्ट हो रहा है, जब 100% लिख के आ जाएगा तो इंपोर्ट हो जाएगा डेटा इंपोर्ट। अब इस डेटा को हमने फिर से डेटा सेट वाले वेरिएबल में हमने ले लिया। जैसे हमने y और x की वैल्यू देखी थी, अब देखिए आपको यहां से, अब जब हम इसकी वैल्यूज देखेंगे ना तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो हमें कोड ऐड करना पड़ेगा। प्रिंट करा के देखेंगे, प्रिंट डेटा सेट। जैसे ही प्रिंट डेटा सेट को हमने एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारे पास पूरा जो डेटा सेट था वो हमें पूरा पूरा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब क्या है? अब हमें देखना है कि x में क्या आया। अब यहां पे देखिए, यहां पे पहले भी हमने यहां -1 लिखा था, अभी भी -1 लिखा है। तो मतलब लास्ट वाली कॉलम को छोड़ते हुए पूरा हमारा डेटा इधर आ जाए, x में आ जाए, लास्ट वाली कॉलम को छोड़ते हुए। तो x को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो देखिए क्या आता है। मतलब लास्ट वाला जो प्रॉफिट वाला कॉलम था वो छोड़ के हमारे पास सारा कुछ आ गया। ठीक, और अगर हमें प्रॉफिट वाला कॉलम देखना है तो हमें सिर्फ सेकंड वाली लाइन से, जिसमें हमने -1 लिखा था, मतलब लास्ट कॉलम, तो लास्ट कॉलम यहां से दिख जाएगी। ठीक है, ये हमारा सारा प्रॉफिट आ गया। अब देखिए एक मजेदार चीज ये देखने वाली है इसमें कि जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कि वन हॉट इनकोडिंग क्या होती है या कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है। अब क्या है कि जो हमारा पाइथन है वो क्या होता है कि उतना इफिशिएंटली, जो मशीन लर्निंग है वो उतना इफिशिएंटली टेक्स्ट को नहीं कर पाता है मैनेज। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा कैटेगरिकल डेटा होता है जैसे उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, इनको हम नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर्स में कैसे कन्वर्ट होगा? हम एनकोडिंग के थ्रू करेंगे। कैसे एनकोडिंग करते हैं? वन हॉट एनकोडिंग के थ्रू। वन हॉट एनकोडर होता है, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। एक बार अभी मैं अभी दोबारा भी ब्लैक बोर्ड पे बता दूंगा। तो सिंपली क्या करना है, फ्रॉम sklearn कंपोज इंपोर्ट कॉलम ट्रांसफॉर्मर, फिर प्रोसेसिंग इंपोर्ट वन हॉट इनकोडर। वन हॉट इनकोडर के थ्रू हमने क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके लिए ये कोड है। अब जो हमारा एक्स वाला था, जो हमारा मतलब जो उत्तर प्रदेश और ये सब लिखा हुआ था, स्टेट्स के नाम, उनको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो वन हॉट इनकोडिंग के थ्रू करेंगे। सिंपल। जैसे ही हमने रन कराया, प्रिंट एक्स किया, तो देखिए अब जो उत्तर प्रदेश आ रहा था उसकी जगह क्या आ रहा है? 0.0, 0.0, 1.0। मतलब हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको अगर हम थोड़ा सा समझें तो ब्लैक बोर्ड पे आइए, समझा देता हूँ। वन हॉट इनकोडिंग क्या होती है, एक कंसेप्ट आपका रिवाइज भी हो जाएगा।
ठीक, कहीं पे मान लीजिए लिखा है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गोवा, उत्तर प्रदेश। मान लीजिए ये कुछ है, आपका कैटेगोरिकल डेटा है, इसको हमें वन हॉट इनकोडिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कितनी यूनिक वैल्यूज है इसमें। देखना पड़ेगा क्या, कितनी यूनिक वैल्यूज है इसमें। तो कितनी भी यूनिक वैल्यूज है आप देखिए, 1, 2, 3, 3 यूनिक वैल्यूज हैं। ठीक, तो जब अगर 3 यूनिक वैल्यूज हैं तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कैटेगोरिकल डेटा के थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें तीन 3 डायमेंशन, मतलब इसको हम ऐसे कर देंगे 0, 0, 1। ठीक, दिल्ली को कैसे कर सकते हैं, 0, 1, 0। तीसरा गोवा क्या है, 1, 0, 0। अब जहां पे भी दिल्ली आएगा तो दिल्ली का हमने क्या कोड कर रखा है, 1, 0, 1, 0, 1। उत्तर प्रदेश का क्या कोड किया था, 0, 0। ये टेक्निक होती है किसकी, वन हॉट इनकोडिंग की। इसमें खास चीज क्या होता है कि बाकी सारी वैल्यूज 0 होती हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू 1। बाकी दोनों क्या है, ये दोनों 0 है, इधर ये दोनों 0 है। तो मतलब जितने तुम्हारे पास कैटेगरी होंगी उतने नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, आते हैं आगे शुरू। ये हो गया वन हॉट इनकोडिंग के थ्रू कैटेगोरिकल डेटा की कैसे कैटेगरी बनाते हैं और उसकी कैसे इनकोडिंग करते हैं। ठीक, एनकोडिंग समझ में आ गया। अब हम इस डेटा को ट्रेन करेंगे। डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में डिवाइड करेंगे। तो सिंपल, जैसे हमने पहले बताया था, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, इसमें हम अपने डेटा को डिवाइड कर देंगे। सिंपली हम क्या कर दे रहे हैं, रन कराया तो हमारे पास एक्स ट्रेन आ गया, एक्स टेस्ट आ गया, वाई ट्रेन आ गया, वाई टेस्ट आ गया। अब हमने कितना डिवाइड किया है, 20% और 80%। मतलब 80% डेटा हमारा किसमें है, ट्रेनिंग में है, और 20% डेटा हमारा किसमें है, टेस्टिंग में है। तो मतलब जो हमारी ये वाली एक्सेल थी, अगर आप देखेंगे कितनी रोज थी, 50। तो 50 का अगर 20% करेंगे तो मतलब 10 रोज हमारी किसमें होंगी, 10 रोज हमारी किसमें जाएंगी, आपकी टेस्टिंग में। और हमारी 40 रोज किसमें चली जाएंगी, ट्रेनिंग में। ठीक है, आप इसको एक बार प्रिंट एक बार और करा के देख लीजिए तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। प्रिंट एक्सट्री, अराउंड ये 40 रोज है। और अगर इसको टेस्ट के लिए देखना है, टेस्ट में 10 रोज होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, क्यों क्यों, क्योंकि हमने टेस्ट साइज क्या लिया है, 20 लिया है। और हमेशा टेस्ट साइज को हम छोटा रखते हैं, 20%, 10%, 40%, मतलब ऐसे। अब हमें क्या है, अब हमें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को हमें मॉडल को कॉल करना है। तो सिंपली वैसे ही स्काई स्काई लर्न इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, फिर लीनियर रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे लीनियर रिग्रेशन क्लास का,
फिर फिट कर देंगे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को। एक्स ट्रेन में हमारी मल्टीपल डायमेंशन है, वो सारी इसमें फिट हो जाएगी और हमारा मॉडल क्रिएट हो जाएगा। ठीक, अब सिंपली जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था तो प्रिड फंक्शन से हम प्रिडिक्ट कर लेंगे। प्रिसीजन, अच्छा यहां पे देखिए हमने एक क्या लिखा है, एनपी डॉट सेट प्रिंट ऑप्शन प्रिसीजन इक्वल टू। आपने देखा था कि अभी जो हमारा प्रीवियस वाला आउटपुट आया था उसमें पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा लंबी संख्याएं आ रही थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें प्रिसीजन 2 कर देंगे तो पॉइंट के बाद खाली 2 डेसिमल पॉइंट तक ही वैल्यूज दिखाता है। ठीक है, रन कराया, आ गया। ठीक, अब हमें देखना है ये क्या है, हमारी दो चीजें हम यहाँ पे कॉन्केटिनेट करके देख रहे हैं। पहला क्या है, हमारा जो हमने वैल्यू प्रिडिक्ट की है, प्रिडिक्ट कितनी की है, प्रिडिक्ट जो वैल्यू प्रिडिक्टेड वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस्ट कितनी आ रही है, 1,03,015, और एक्चुअल वैल्यू क्या है, 1,32,082। तो ये है, देखो बहुत स्लाइट डिफरेंस है, कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमें एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगता है, इस पे आप, जिस पे आप नेगोशिएट कर सकते हो किसी भी चीज को। अगर डायग्रामेटिकली आपको देखना है तो देखिए इस तरीके से देख सकते हैं जैसे हमने प्लॉट का दिखाया। तो जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो ब्लू लाइन से हैं और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो क्या है, हमारी ऑरेंज लाइन से। देखिए अप्रोक्सीमेट सेम सेम ही डेटा आ रहा है, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है। अब इसको जो हमने मॉडल क्रिएट किया है वो किस तरीके से अगर काम कर रहा है ये आपको देखना है, तो वो आप इस कोड से देख सकते हैं। इसमें ये डायग्राम भी मैंने इसको, ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना, ब्लू कलर का एक 2D जो दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हाइपर प्लेन या हाइपर प्लेन बोलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप मेरी पीपीटी याद होगा आपको, तो जो सबसे पहली स्लाइड देखी थी जिसमें हमने डेफिनेशन थी रिग्रेशन की, ये देखिए, तो हमारा लीनियर रिग्रेशन का क्या गोल था, फाइंड लाइन और हाइपर प्लेन। तो मतलब लाइन बोल लो, हाइपर प्लेन बोल लो, मतलब जो डेटा को प्रेडिक्ट करे, जिस लाइन पे डेटा आएगा। एक मिनट, क्या बता रहा था मैं, जिस लाइन पे डेटा आएगा, क्या हाइपर प्लेन का क्या मतलब होता है, हाइपर प्लेन का मतलब होता है जिस लाइन पे हमारा एक्चुअल डेटा आ रहा है। यहां देखिए, ये अगर लाइन है जो हमने प्रिडिक्ट किया है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, जो हमारा डेटा को आइडेंटिफाई करता है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलते हैं हाइपर प्लेन। अब क्या इसमें इस ये जो हमने बनाया है इसके कैसा था, ये था लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन के केस में हमारा हाइपर प्लेन क्या होता है, लाइन होती है। अब यहीं पे जब मल्टीपल रिग्रेशन की बात कर रहे थे, अगर इसमें क्या है, अगर इसमें जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, पेंडेंट वेरिएबल है, उसकी संख्या मान लीजिए, उसकी काउंटिंग कितनी है, 2, और डिपेंडेंट वेरिएबल की काउंटिंग तो हमेशा 1 ही होती है। तो अगर 3 वेरिएबल है, मतलब दो इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट हो गया, तो टोटल कितने हो गए, काउंट हो गया, टोटल काउंट हो गया 3। तो इसका हाइपर प्लेन कैसा बनेगा, इसका हाइपर प्लेन जो बनेगा वो 2D में बनेगा। कैसा बनेगा, 2D बनेगा। ठीक, एक आपको एकदम थिन सी शीट सा, उसको आपको थिन शीट मिलेगी कहीं पे भी, जो एक क्यूब क्यूब को कहीं से कट कर रही होगी, या उसी उस क्यूब वो जो शीट मिलेगी उसी पे आपका पूरा डेटा क्लासिफाई होगा।
फोर डायमेंशन का अगर मान लो आपको चार वेरिएबल्स हैं, तो जो आपका डेटा होगा वो हमेशा 3D में होगा, किसी स्फेयर में आपका डेटा आ जाएगा, किसी क्यूब में आ जाएगा, इस तरीके का आपको 3D में डेटा मिलेगा। अगर क्या होगा, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लीजिए थ्री हो जाए, जितने जितने जैसे जैसे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके हाइपर प्लेन की डायमेंशन बढ़ेगी। हाइपर प्लेन हमेशा जो एक्चुअल डेटा की डायमेंशन होती है उससे एक कम होता है। ठीक, किसी को डाउट हो यहां तक तो थोड़ी देर पूछेगा, मैं 2 मिनट का वेट करके वेट करूंगा, जिसमें अगर किसी को डाउट हो तो पूछे। चलिए, अब देखिए जो हमने मॉडल अभी बनाया था आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, इसमें देखिए हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड था, मार्केटिंग स्पेंड था, और प्रिडिक्टेड प्रॉफिट था। तीन चीजों पे अगर हमने बनाया है, दो चीजों पे, तो इसका जो मतलब दो चीजों को लेके जो प्रॉफिट प्रिडिक्ट किया है, तो इसका जो हाइपर प्लेन बन रहा है जिसपे सारा प्रॉफिट आ रहा है, वो किस में आ रहा है, 2D प्लेन में आ रहा है। ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा था। अब आएंगे हम आज के लास्ट टॉपिक पे। इसके बाद भी आपके इस टॉपिक में सिंपल लीनियर रिग्रेशन में या सुपरवाइज लर्निंग में आपका दो टॉपिक बच जाता है, के मीन नियरेस्ट नेबर, और दूसरा टॉपिक बचता है आपका सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। ये दोनों जब भी मेरे को नेक्स्ट क्लास लेने का मौका मिलेगा तब पढ़ाऊंगा, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि आपका पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। हालांकि मैं मूड में आया था कि आप लोग को सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन भी पढ़ाना है, लेकिन चूंकि 4:30 बज चुका है और जाड़े का टाइम है, अंधेरा हो जाता है जल्दी, इसलिए इस टॉपिक को जल्दी ही खत्म करके आप लोग को छोड़ देंगे। आते हैं पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन मतलब देखिए नाम भी अजीब सा है, पॉलिनोमियल भी है, लीनियर भी है, रिग्रेशन भी है। मतलब पॉलिनोमियल रिग्रेशन में लीनियर कहाँ से आता है? तो लीनियर बेसिकली बात करता है जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं, जो हमने पढ़े थे, वो हमेशा लीनियर होंगे। तो जो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन देखी थी, ये आपको याद होगी। तो पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू बी नॉट प्लस b1 x1 प्लस b2 x1 स्क्वायर प्लस b3 x1 क्यूब डैश 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 bn x1 टू द पावर n। इसका मतलब देखिए, इसमें बड़ी अच्छी चीज है, इसको थोड़ा सा हम लोग ब्लैक बोर्ड पे समझेंगे। क्या हमें समझना है? क्या समझना है पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन? अच्छा, इसकी इक्वेशन पे देखिएगा, देखते हैं कौन इसको आइडेंटिफाई कर पाता है।
देखिए, मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, कौन कौन से लिखे हैं? एक फाइंड नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, फाइंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो भाई डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होता है मोस्ट ऑफ द केस में, तो एक ही है। लेकिन इस इक्वेशन को देख के क्या मुझे कोई भी बच्चा ये बता सकता है कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, या कोई भी अगर बताना चाहे तो? डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा क्या होता है, मैंने बताया था, जो एक्स वाला पार्ट होता है। यहीं से देख के ही समझ में आ जाएगा। हमेशा क्या है, x1 की वैल्यू हम ले रहे हैं, तो हमेशा इस वाले केस में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, इज ऑल्सो वन। बस क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की हमारी पावर बढ़ती जा रही है। क्यों हमें पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन की जरूरत पड़ी? अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, जो जो मॉडल था हमारा, सैलरी वर्स एम्प्लॉय एक्सपीरियंस वर्सेस सैलरी निकालनी थी। तो एम्प्लॉय का जैसे जैसे एक्सपीरियंस था, हमारे पास सैलरी का डेटा था। आपने जनरली एक चीज देखी होगी कि जब जब एम्प्लॉय का जैसे जैसे प्रमोशन होता है, जैसे जैसे पद बढ़ता है, उसकी सैलरी लीनियरली नहीं बढ़ती है, मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं होता है, पैराबोलिक इंक्रीज होता है। क्या होता है, एकदम से सैलरी बढ़ती है। आप देखोगे अगर एम्प्लॉय, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप समझते हो, या हम अपने ही कॉलेज के ऑर्गेनाइजेशन को अगर समझें, तो जो हमारे कॉलेज में जो लोग आउटसोर्सिंग वाले लोग होते हैं, जैसे जो बाहर अपना गार्डनिंग का काम करते हैं, या वॉशिंग का काम करते हैं, इनकी सैलरी नॉर्मली आप देखोगे तो अराउंड 10 to 20,000, 25,000 के बीच में लाई करती है कहीं। लेकिन वहीं आप देखोगे जो आपके टीचर्स हैं, उनकी सैलरी अराउंड 50 to 1 लाख के बीच में लाई करती है। लेकिन वहीं आप देखोगे जो आपके डायरेक्टर हैं, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो या मंत्री लोग हैं, उनकी सैलरी लैक्स में, मतलब मोर देन 5 लाख तक चली जाती है। तो इसका क्या डिफरेंस है? मतलब जो जितनी हायर पोजीशन पे होगा, तो उसकी सैलरी ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं हो रही है, पैराबोलिक इंक्रीज हो रही है, एकदम से बढ़ रही है। तो वहां पे हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें ऐसे केस में हमें जरूरत पड़ती है पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन की। ठीक है, तो अब हम इसका थोड़ा सा कोडिंग के थ्रू समझेंगे, ताकि जल्दी इसको कंप्लीट करना है। अगर मौका मिलेगा तो नेक्स्ट क्लास में भी इसको दोबारा से मैं रिवाइज करा दूंगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम जल्दी से इसकी कोडिंग वाला पार्ट को समझते हैं। देखिए, जैसे हमने क्या कैलकुलेट करना था, सैलरी करना था, तो 1.2 x to the x² प्लस 0.5x+2। तो अगर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 6 है, तो सैलरी कितनी हो जाएगी? 48.2 हो जाएगी। अब इसको एक हम रियल टाइम एग्जांपल से एक डेटा आपके शेयर करता हूँ, उसमें देखिए। हम्म, आपको पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन का डेटा देखना है। देखिए,
सिंपल अगर इन जनरल बात करें तो अगर कोई लेवल 1 पे है तो उसकी सैलरी 45 है, 2 पे है तो 50 है। आप जैसे देखेंगे लेवल 10 पे जाते ही उसकी सैलरी ड्रास्टिकली इंक्रीज, 10 लाख रुपए होगी। ठीक है। अगर किसी की मंथली सैलरी बिजनेस एनालिस्ट है तो उसकी 45,000 है, और उसी तरह कंपनी की सीईओ की 10 लाख होती है। कितना डिफरेंस, मतलब ये लीनियर इंक्रीज नहीं है। तो इसके लिए हमें कैसे प्रिडिक्शन मॉडल की जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल की। इसको हम देखेंगे, समझेंगे कैसे है। देखिए, सिंपली पॉलिनोमियल रिग्रेशन के लिए हमें वो अपनी 3 लाइब्रेरी तो इंपोर्ट करानी ही करानी है। जैसे आपको याद होगा कि हम सी का प्रोग्राम बनाते तो हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच और हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच करते थे। वैसे ही इसमें भी है, इन 3 लाइब्रेरी की तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है। तो सबसे पहले इन 3 लाइब्रेरीज को रन करेंगे। रन हो गई, इंपोर्ट हो गया। फिर अपने डेटा सेट को हम कॉल करेंगे। डेटा सेट, डेटा सेट को हमने इंपोर्ट कर लिया। फिर हमने लीनियर रिग्रेशन वाले मॉडल को कॉल कर लिया। उसके बाद फिट फंक्शन में हमने एक्स और वाई को डाल दिया। मॉडल तैयार हो गया। इसकी हम प्रोसेसिंग करेंगे। कहाँ तक हमें इसको ले जाना है, डिग्री 4 तक। पावर 4 तक ले जा रहे हैं, पावर 2 तक भी ले जाएंगे। हम देखेंगे अलग अलग केस में क्या क्या कैसा कैसा होता है। अब हमें इसको विजुअलाइज करते हैं। इसमें विजुअलाइज कर रहे हैं प्रिडिक्ट एक्स, लीनियर रिग्रेशन के थ्रू ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन के थ्रू हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से सही से क्लासिफाई नहीं हो रहा है। अब हम इसको पॉली जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके थ्रू करेंगे। पॉलिनोमियल के थ्रू देखिए कितना सही क्लासिफाई हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे अगर इसकी डिग्री को हम कम कर दें, इसको डिग्री को 2 कर दें, तो कैसा क्लासिफाई होगा देखिए। थोड़ा सा अंडर फिट हो गया, लेकिन ठीक। ये थोड़ा सा अंडर फिट है, मतलब ठीक से फिट नहीं हुआ। तो अगर हमें इसकी पावर बढ़ा के देखते हैं, अभी हमने 4 से किया था, अब हम इसकी डिग्री को हम 3 से करके देखते हैं तो मॉडल कैसा दिखेगा। देखिए, इसको रन कराएंगे। ये 3 से भी सही से फिट नहीं हुआ, थोड़ा सा आसपास है लेकिन परफेक्टली फिट नहीं है। तो 4 से हम देखेंगे, पावर डिग्री 4 करके। डिग्री 4 करते ही आप देख रहे हैं एकदम परफेक्टली फिट हो रहा है। अगर हम और डिग्री बढ़ाएं तो क्या होगा, या डिग्री 6 कर दें तो क्या हो जाएगा, या डिग्री 10 कर दें तो क्या होगा। सीधे 10 करके देखते हैं। ठीक है, तो रन कराते हैं। एग्जैक्ट फिट हो रहा है, देखिए आप, एग्जैक्ट फिटिंग होने लगी। तो ये ओवर फिटिंग है। आप डिग्री 10 पे और डिग्री 5 पे आप देखेंगे कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। अभी हमने डिग्री 5 कर दी है और आप ये देखिए डिग्री 10 का ये ग्राफ है। अब हम डिग्री 5 का देखेंगे। तो डिग्री 5 और डिग्री 10 में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि जब हम पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन करेंगे तो हम ओवर फिटिंग से हमें बचना है और अंडर फिटिंग से भी बचना है। हमें हर पैटर्न को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस डिग्री पे हमें जाके हमारा डेटा करेक्टली मिल जाएगा। आज के लेक्चर में नहीं, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 3 चीजें सीखी। पहली चीज क्या सीखी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। दूसरी चीज हमने सीखी
मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, और तीसरी चीज हमने क्या सीखी आज, पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। ये जो रिग्रेशन जो हमने सीखा है, इसका बेसिक मोटिव क्या था कि हमें फ्यूचर वैल्यू को आइडेंटिफाई करना। अब अगर बेसिकली ये हमने सीखा कैसे कैसे किया, ये अब हम थोड़ा सा एक क्विक रिवाइज देके हम क्लोज करेंगे। तो अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो हमारी कैसे हमने फाइंड किया था, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, बी नॉट प्लस बी वन एक्स पे। मतलब जब सिंपल लीनियर रिग्रेशन की हम बात कर रहे थे तो हमारा एक ही क्या था, एक इंडिपेंडेंट था और एक हमारा क्या था, डिपेंडेंट था। फिर हमने दूसरा आज हमने कौन सा मॉडल पढ़ा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या था, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें b1 x1 प्लस b2 x2, इसमें क्या चीजें थी, इस जो हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है इसमें जब हमारे एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, मतलब जब हमारा इनपुट ज्यादा होगा, जब हमारे पास डेटा ज्यादा होगा, जब डेटा की डायमेंशन ज्यादा होगी, तो हम कौन सा यूज करेंगे, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे। और लास्ट हमने आज आपको कौन सा मॉडल पढ़ा, पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन में इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू बी नॉट प्लस b1 x1 स्क्वायर b1 x1 प्लस b2 x1 स्क्वायर प्लस b3 x1 क्यूब डैश 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 bn xn टू द पावर, ये था। तो जब हमें फिटिंग, जब हमारा डेटा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा हो तो हम कौन सा यूज करेंगे, हम पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं। जब हमारा डेटा में मल्टीपल डायमेंशन हो तो हम क्या यूज करेंगे, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। और हमारा जब डेटा में सिंपल हमें कैलकुलेशन करनी है, सिंगल हमारा इंडिपेंडेंट हो और सिंगल डिपेंडेंट हो, तो हम कौन सा सिंपल लीनियर रिग्रेशन का यूज करते हैं। ये हमारे बेसिक मॉडल थे किसके, सुपरवाइज लर्निंग के, सुपर सुपरवाइज लर्निंग के ये सब टेक्निक थी। अभी हमें जो नेक्स्ट अगर मौका मिला मुझे कभी, तो नेक्स्ट में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ लेंगे, हम के एन एन पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे एस वी, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, और के नियरेस्ट नेबर। ठीक, आज की क्लास में इतना ही मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि टाइम काफी हो गया है और विंटर्स का टाइम है तो अंधेरा भी हो जाता है जाते जाते। और अगर किसी भी बच्चे को अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है, अगर किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप सभी में से सब सब पूछ सकते हैं मुझसे। जिसको भी डाउट हो वो सब लोग मेरे से पूछ सकते हैं, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछे। थैंक यू एवरीवन, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू। मैं अतुल राज, लेक्चरर कंप्यूटर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिकंदरा कानपुर देहात। थैंक यू फॉर IRDT to give me opportunity to conduct this lecture on the topic data science and machine learning. Very thank you all of you.